अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नर्स थ्योरी, मतलब बॉन्डिंग थ्योरीज हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो हमारे सिलेबस में तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। वन है वर्नर्स थ्योरी, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर उसके बाद क्रिस्टल फेलियर थ्योरी। अब आज हम लेकिन वर्नर्स थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो वर्नर्स थ्योरी जो है काफ़ी आउटडेटेड थ्योरी है, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है जिनको हमने डिस्कस करना है। तो क्या बोला वर्नर ने? वर्नर को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं, तो बहुत काम किया इसने। तो क्या बोला वर्नर ने अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? तो इसने बोला जो भी हमारे पास सेंट्रल मेटल आइटम्स होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनमें दो तरह की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बस यही दो पॉइंट्स हमने इस थ्योरी में डिस्कस करना है। तो वर्नर्स थ्योरी में बस हमने डिटेल में इस प्राइमरी एंड वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी को डिस्कस करना है। तो देखते हैं क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सेंट्रल मेटल आइटम हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। क्या क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो फर्स्ट फिलहाल हम बात कर लेते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी तो है क्या ये प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी जो है एज पर वर्नर, इसने बोला प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। चलो मैं एक दो पॉइंट्स पहले लिख देता हूं। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, मैं दो तीन पॉइंट्स लिख देता हूं। इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, satisfied by नेगेटिव आयंस मतलब एनाइंस, और रियरली बाय कैटाइंस। तो पहले हम ये तीन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोला वर्नर ने? वर्नर ने बोला कि हर एक मेटल में दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो फिलहाल पहले प्राइमरी की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी इज आयोनाइजेबल, मतलब अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ प्राइमरी वैलेंसी है, जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो वो डिसोसिएट होंगे। तो इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आप मॉडर्न इस प्राइमरी वैलेंसी का मॉडर्न नॉमेनक्लेचर दोगे, प्राइमरी वैलेंसी तो वर्नर की टर्म है, लेकिन अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, आपने उसमें निकालना प्राइमरी वैलेंसी। अब आप बोलोगे प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालें? तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए जो मॉडर्न टर्म है दैट्स ऑक्सीडेशन नंबर। आप ना उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट्स इक्वल टू द प्राइमरी वैलेंसी। और ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली मेटल्स पे क्या होता है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स पे नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव होती है। उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेंगे? द कैटाइंस और द एनाइंस? द एनाइंस। अगर मेटल पे +3 चार्ज है तो +3 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए -3 चार्ज आना चाहिए एनाइंस की वजह से। लेकिन कभी कभार, रियरली कभी कभार, कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, जैसे वो पाइसेड लिगेंड्स में बोला था मैंने। पाइसेड लिगेंड्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करते हैं। तो तब अगर मेटल पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तब उसको हमने बैलेंस करने के लिए कैटायंस को यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल रख दूं, मैं यहाँ पे रख देता हूं Fe, यहाँ पे NH36, तो बाहर से Cl3। एक सिंपल सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो मैं आपको बोलूंगा इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। तो ये वाले जो है ना, ये लिगेंड्स है, तो इसको हम अभी बात करेंगे। ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये वाली प्राइमरी वैलेंसी। जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो ये डिसोसिएट होंगे ना, Cl नेगेटिव, इट विल गेट डिसोसिएट इनटू Fe, ये देगा NH36, इस पे आएगा 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 टाइम्स Cl नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट्स 3, और प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको लगेगा नहीं ऐसे निकालना हमारे लिए मुश्किल है, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो X0 -3 फिर शिफ्ट करके +3 आएगा। सो इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, मतलब इट इज प्राइमरी वैलेंसी इज 3। और इस +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एनाइन चाहिए कि कैटाइन? हमें एनाइन चाहिए, तो इट इज सैटिस्फाइड बाय एनाइंस। ठीक है, और एक दो पॉइंट्स और है इसमें इस प्राइमरी वैलेंसी में। तो जब आप इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाओगे
वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से जब हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, जब आप उसकी रिप्रेजेंटेशन दोगे बोर्ड पे, पेपर पे, तो जो आयंस प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, विच आर आयोनाइजेबल, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डैशड लाइन से, डैश रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर में, रिप्रेजेंटेड बाय डैशड लाइन, ठीक है। तो ऐसे डैश डैश करके दिखाना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये डिसोसिएट होगा वाटर में। तो ये वर्नर ने बोला इन प्राइमरी वैलेंसीज को डैशड लाइन से दिखा दीजिए। हाँ, इसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसीज होंगे इनको कंटिन्यूअस लाइन है, सॉलिड लाइन से दिखाएंगे, इनको डैशड लाइन से। और लास्ट पॉइंट जो है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, मैंने क्या बोला, ये आयोनाइजेबल है, मतलब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको न्यूट्रलाइज करना है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज हो उसको न्यूट्रलाइज करना है। दैट इज एज गुड एज एन आयनिक इंटरेक्शन। मेटल और आयंस के बीच में आयनिक इंटरेक्शन है, आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड डायरेक्शन होता है कि नॉन डायरेक्शनल? आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, सो प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल नहीं है। अगर नॉन डायरेक्शनल है तो क्या प्राइमरी वैलेंसी की वजह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप या ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो प्राइमरी वैलेंसी से हम किसी, अगर मुझे पता है ना किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल की प्राइमरी वैलेंसी 4, 5, 6 है, तो मुझे उसकी ज्योमेट्री या शेप का कुछ आइडिया नहीं मिलेगा, बिकॉज द आयनिक बॉन्ड या द प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल और उससे ज्योमेट्री डिसाइड नहीं होगी। तो ये आप कुछ 4-5 पॉइंट्स आप प्राइमरी वैलेंसी में याद रखिए। अब बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसका उल्टा उल्टा बोलिए। तो प्राइमरी वैलेंसी फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बोला, आयोनाइजेबल है, बिकॉज ये कुछ आयनिक इंटरेक्शन है। अब जरा सेकेंडरी वैलेंसी देख लीजिए, खुद ही बोलिए क्या होगा इस सेकेंडरी वैलेंसी में। तो सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होगी कि नॉन आयोनाइजेबल? तो ये नॉन आयोनाइजेबल होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ वो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। सो मॉडर्न वर्ड क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी तो वर्नर्स नॉमेनक्लेचर है, हम आजकल क्या करेंगे? इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। याद आया? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड्स। तो आप किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर किससे सेटिस्फाई होगा? इट इज सेटिस्फाइड बाय कौन? तो सेकेंडरी वैलेंसी हो गया ना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन डिसाइड करते हैं? लिगेंड्स, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल्स के साथ। तो फिर जरा बोलिए ये सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, मतलब कौन? एनाइंस, कैटाइंस के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, कोई भी। तो प्राइमरी वैलेंसी इज मेनली सेटिस्फाइड बाय एनाइंस और रियरली कैटाइंस, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस भी कभी कभार, क्योंकि लिगेंड्स कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयंस, एनाइंस से भी सेटिस्फाई होगी, कैटाइंस से भी सेटिस्फाई होगी, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी वो एक्ट करते हैं एज लिगेंड्स। ठीक, नेक्स्ट इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हम इसको हम कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कंटिन्यूअस लाइन है, सॉलिड लाइन, ऐसी लाइन दिखाएंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स में दिखा देता हूं। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे पहले एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रख दूं, चलो अभी वाला कंपाउंड रख देते हैं, FeNH36 बार से Cl3। तो मैं अगर फिर से पूछूं व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 3, है ना। प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर +3। लेकिन अब अगर आपको मैं बोलूं सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जरा खुद ही बोलिए, ये मत ना कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिसाइडेड बाय द लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता था नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे सबके सब मोनोडेंटिक लिगेंड्स हैं, तो 6 मोनोडेंटिक लिगेंड्स है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आएंगे, फिर सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो आप जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे लिखा होगा इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी। अब बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसमें कौन सा बॉन्ड आ रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल? सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल,
है ना। तो अगर ये डायरेक्शनल है ना, कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा? हाँ, बिल्कुल यही करेगा। तो आउट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी व्हिच डिसाइड्स द शेप और द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दैट्स द सेकेंडरी वैलेंसी, बिकॉज़ सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। फिर कभी कभार क्या होता है, अभी इससे पहले कि मैं रिप्रेजेंटेशन दूं, आयोनाइजेबल पे ज्यादा बात करूं या ये डैश सॉलिड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन दूं, एक लास्ट का एक पॉइंट आप इसमें याद रखिए कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो कुछ ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली एनाइंस, वो साइमल्टेनियसली प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हैं। या लास्ट पॉइंट इसमें याद रखिए कि समटाइम्स कुछ ग्रुप्स क्या होते हैं, some groups satisfy both primary valency and secondary valency। तो अगर प्राइमरी वैलेंसी बस सेटिस्फाई करते तो आप कुछ डैश लाइन दिखा देते, अगर सेकेंडरी वैलेंसी तो सॉलिड लाइन दिखा देते। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऐसा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके लिए हम दोनों लाइंस दिखा देते हैं। उसको जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे कंटिन्यूअस लाइन भी दिखाते हो, डैश लाइन भी दिखा देते हैं। फिर ऐसे ग्रुप्स आयोनाइजेबल होंगे कि नॉन आयोनाइजेबल? अगर खाली ये वाला बॉन्ड होता, मतलब ये वाली इंटरेक्शन होती, आयनिक बॉन्ड होता, तब तो डिसोसिएट होता, आयोनाइजेबल होता। लेकिन अगर कोवैलेंट बॉन्ड होता तो नॉन आयोनाइजेबल। अब आप खुद ही बोलिए, अब अगर ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आयोनाइजेबल और नॉन आयन, तो ऐसे ग्रुप्स नॉन आयोनाइजेबल होंगे। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स डिसोसिएट नहीं होंगे। कुछ बच्चों को लगेगा नहीं ये बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है ना, चलो मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर अभी आपको इसमें डाउट है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल रख देता हूं, FeNH35Cl, यहाँ पे Cl2, जैसे इसकी प्राइमरी वैलेंसी बोलिए और सेकेंडरी वैलेंसी बोलिए, खुद ही बोलिए। तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। आप जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, 0 -2, तो टोटल में -3 शिफ्ट करके 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो प्राइमरी वैलेंसी इज 3। सेकेंडरी वैलेंसी इज ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे, ये एक बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी 6, 3 and 6। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय 3 Cl नेगेटिव आयंस, इनमें से ये 2 Cl और ये वाला Cl। लेकिन ये वाले जो 2 Cl है इन्होंने खाली प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई की है, मतलब ये आयंस ये डिसोसिएट होंगे। लेकिन ये वाला जो Cl है इसने ड्यूअल नेचर दिखाया है यहाँ पे, एक तो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई किया है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ऐसे, मतलब जो मैं अभी कह रहा था, तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे एटम्स, ऐसे आयंस नॉन आयंस, मतलब ये वाला जो Cl है ये डिसोसिएट नहीं होगा, बिकॉज इसने ड्यूअल नेचर दिखाया, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई किया, सेकेंडरी। लेकिन उसका क्या मतलब हो गया, Cl ने मतलब प्राइमरी भी सेटिस्फाई किया, सेकेंडरी भी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने का मतलब इस मेटल पे टोटल पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उस +3 को न्यूट्रलाइज कौन कौन कर रहा है, एक तो ये 2 Cl कर रहा है, -2, 2 क्लोरीन्स पे -2 होगा, और एक Cl, तो Cl पे -1 है ना, तो मतलब ये वाला जो Cl है, एक तो इसके पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगी प्राइमरी वैलेंसी, मतलब आयनिक इंटरेक्शन, और ऊपर से आपने लोन पेयर भी उसको डोनेट कर रहा है मेटल को, तो होगी सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब ये वाला जो Cl है, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, तो होगी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई, और उसके पॉजिटिव चार्ज को भी न्यूट्रलाइज कर रहा होगी आयनिक इंटरेक्शन, मतलब प्राइमरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी भी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस Cl2, ये खाली प्राइमरी वैलेंसी से, क्योंकि ये मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये खाली इसके 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज को अपने -2 चार्ज से न्यूट्रलाइज कर रहा है। और ये वाले लिगेंड्स NH3, तो ये तो चार्ज है ही, तो ये खाली सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। समझ कुछ आया? तो ये वाले जो आयंस है ये खाली प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये खाली सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये वाला जो Cl है यहाँ पे, ये प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर अभी भी डाउट है थोड़ा सा, अभी आपको ये मान लीजिए अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, तो जिससे आपको शायद ये ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो मैं यहाँ पे यही 2 कॉम्प्लेक्सेस ले लेता हूँ, FeNH36 बार से Cl3
और यही वाला कॉम्प्लेक्स जो मैंने अभी लिखा FeNH35Cl बाहर से Cl2। तो जरा इनकी रिप्रेजेंटेशन, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं, वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब वर्नर ने बोला डैशड एंड सॉलिड लाइन, मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। तो जरा मेटल रखिए बीच में Fe। तो व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी? तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। तो 6 मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। लेकिन ये सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, जो अंदर होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कौन से, कैसे दिखाना है? सॉलिड कंटिन्यूअस लाइन इसके डैश है, कंटिन्यूअस। तो 6 दिखाने, 1 2 3 4 5 6, और हर एक लाइन पे, हर एक बॉन्ड पे हमने NH3 को रखना है, ठीक है ना। तो क्या ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होंगे? नहीं ना होंगे। ये तो हमें वैसे भी पता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते। तो वर्नर कह रहा नहीं, ये कंटिन्यूअस बॉन्ड्स हैं, इनके हिसाब से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो ये डिसोसिएट नहीं होंगे। तो हो गई ये सेकेंडरी वैलेंसी। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी? 3 कितने हैं? 3। तो उनको कैसे दिखाना है? सॉलिड लाइंस के डैशड लाइंस, तो उनको दिखाना है डैश। तो कहीं से भी दिखा दीजिए ऐसे, 1 यहां से रख दो, 1 2 यहां से कहीं से रख दो, 3 1 2 3, तो सबके सब डैश है। तो ये आयोनाइजेबल है, डैशड वाले जो बॉन्ड्स है ये आयोनाइजेबल है, ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होंगे, सॉलिड वाले नॉन आयोनाइजेबल है। और इसकी शेप कौन डिसाइड करेंगे? डैशड वाले नॉन डायरेक्शनल है, ये शेप डिसाइड नहीं करेंगे, ये वाले सॉलिड लाइंस डिसाइड करेंगे। वैसे भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। अब अगर मैं इसको दिखा दूं, इसको कैसे दिखा देंगे? तो यहाँ पे जो आयरन है, ठीक है, तो कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे? टोटल में 6 लिगेंड्स हैं, 5 NH3 है, 1 Cl है, तो सेकेंडरी वैलेंसी है 6। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे NH3 के 5 लिगेंड्स रखने पड़ेंगे। तो फिलहाल तो मैंने कितने रखे? हो गए 5 लिगेंड्स मैंने रखे NH3 के। और ये जो Cl है ये भी तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी सॉलिड लाइन फिलहाल दिखा दीजिए फिलहाल। अब व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 आ गई, व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी? ये भी प्राइमरी वैलेंसी और ये लेकिन डुअल नेचर, तो इनकी प्राइमरी वैलेंसी दिखा दीजिए। 1 Cl यहां से दिखा दीजिए, चलो 1 Cl यहां से दिखा दीजिए, होगी ना प्राइमरी वैलेंसी इन 2 Cls की। लेकिन ये वाला जो Cl है ये डुअल नेचर दिखा रहा है, प्राइमरी भी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी तो दिखा दी, तो इसी पे ना डैश भी दिखा दीजिए। तो ठीक आया कुछ समझ? तो ये 2 Cl ओनली प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो Cl है ये प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे, ये 2 डिसोसिएट होंगे, लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये आयोनाइजेबल नहीं है बिकॉज ऑफ दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, अगर खाली आयनिक बॉन्ड होता तब तो डिसोसिएट होता, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेट लिंकेज ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होगा। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वर्नर्स रिप्रेजेंट, ये वर्नर की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तरीका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वर्नर रिप्रेजेंटेशन देने का, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या क्या? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब लेकिन इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो है या किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, इसको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म कैसे करें? मान लीजिए मैं यहां पे रख देता हूं Fe, मैं रख देता हूं यहां पे FeCl3 6 टाइम्स H2O, ये मेरे पास किसी कंपाउंड की फॉर्मूला है। FeCl3 6 टाइम्स H2O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी कंपाउंड की, इसमें 3 Cl है और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देनी है, या सीधे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह दिखाते हो, या वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन देनी है वो, या मैंने ये देखना है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो मैं कैसे एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करूं? मतलब इसके दिखाने की कौन से तरीके? जैसे अगर मैं 1 रख दूं, मैं सब के सब रख देता हूं, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में अंदर रख देता हूं H2O6 ऐसे, फिर 3 Cl नेगेटिव बाहर से, या मैं क्या कर देता हूं, मैं H2O के 5 मॉलिक्यूल्स रख देता हूं अंदर एज लिगेंड्स,
इनमें से एक Cl बी एज लिगेंड, तो 2 Cl बाहर से रख देता हूं और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर से। नॉमेनक्लेचर में भी सिखाया था, वन वाटर मोनोहाइड्रेट, या एक और कर दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों की सेम है। एक और तरीका है FeH2O4 रख दीजिए, 2 Cl रख दीजिए यहां पे, 1 Cl बाहर से, 2 H2O बाहर से, ठीक है। लास्ट, अब आप लोगों को सब्र है, मुझे भी है, तो H2O3 टाइम्स Cl3 बाहर से रख देते हैं, 3 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जरा देख लीजिए सबकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट? सेम। सब में आयरन है 1, सब में 3 Cl नेगेटिव आयंस हैं, सब में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब के सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, लेकिन सेम डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इस, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास इनमें से कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन कैसे दूं? मुझे 3 Cl नेगेटिव बाहर से रखने, 2 रखने, 1 रखने, या कोई नहीं रखने? तो हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, 3 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बाय जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबल रिप्रेजेंटेशंस उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कौन सी रिप्रेजेंटेशन हमने रखी है। एक आएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब वो प्रेसिपिटेशन, अभी हम बात करेंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकंड मेथड आएगा मोलर कंडक्टेंस मेजरमेंट। थर्ड आएगा क्रायोस्कोपिक मेथड्स, जिसमें वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, हम ये 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, उसकी क्या फॉर्मूला लिखनी है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बोलूं, अगर आप ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करोगे, इनमें मैं अभी डिटेल में बोलूंगा, हम AgNO3 ऐड कर देते हैं, तो AgNO3 का जो Ag पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ऐसा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर वो ऐसे होगा तो वो कितने Cl नेगेटिव आयंस डिसोसिएट करेगा? 3। तो उसका 1 मोल AgNO3 के साथ, अगर AgNO3 ज्यादा है तो 3 मोल्स ऑफ AgCl बनाएगा, मतलब ये ज्यादा Cl नेगेटिव आयंस देगा, 3 मोल्स ऑफ AgCl बनाएगा। ये 2 मोल्स ऑफ AgCl बनाएगा, ये 1 मोल देगा, ये नहीं देगा। इसी तरह अगर आप इसकी कंडक्टेंस देखोगे, ये ज्यादा आयंस देगा, ये टोटल में 4 आयंस देगा, ये 3 आयंस देगा, ये 2 आयंस देगा, ये कोई नहीं देगा। इसी तरह क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यही हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो है हमारे पास, इनसे हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए हमने क्या रिप्रेजेंटेशन दी। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल verification of Werner's theory. Experimental verification of Werner's theory. तो फर्स्ट क्या रख देते हैं? चलो फर्स्ट रख देते हैं मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजरमेंट। मोलर कंडक्टेंस तो पढ़ा होगा, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कंडक्टेंस में आप पढ़ते हो वहां पे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो मुझे मोलर कंडक्टेंस नहीं पढ़ाना है, मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे दें फ्रॉम द कंडक्टेंस मेजरमेंट्स। बस एक चीज में थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोलर कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए कब ज्यादा होगा। एक तो आपने देखना होता है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रांग है कि वीक। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसकी जो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू है वो ज्यादा होगा। तो आउट ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टेंस हो गया कंडक्टेंस शोन बाय all the ions obtained from 1 mole of an electrolyte। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब आप एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, वहां से जितने भी आयंस आपको मिलेंगे, उनके 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयंस मिलेंगे उसकी टोटल कंडक्टेंस जो होगी उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। हाँ, दूसरी होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है कंडक्टेंस शोन बाय 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है, मतलब अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज स्पेसिफाइड। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज स्पेसिफाइड, 1 यूनिट वॉल्यूम।
फिर आप पढ़ते हो वो डाइल्यूशन से क्या होगा। तो फिलहाल जब यहाँ पे बात करेंगे हम, यहाँ पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब अगर कभी आएगा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर कंडक्टेंस, तो यहाँ पे जब मेंशन करके नहीं होगा हम मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं, या तो मेंशन करके होना चाहिए स्पेसिफिक। लेकिन अगर खाली लिखा होगा ना कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी वगैरह ऐसे वर्ड्स, तो जब कुछ मेंशन करके कंडक्टिविटी वैसे मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना कंडक्टेंस ऑर्डर्स, तो जब मेंशन करके नहीं होगा उसको मोलर कंडक्टेंस से लीजिए। तो मोलर कंडक्टेंस कब ज्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। रीजन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फुली डिसोसिएट होंगे, आयन ज्यादा मिलेंगे, चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। तो जरा मुझे बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी व्हाट विल हैपन टू द मोलर, मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। स्पेसिफिक नहीं कह रहा, मैं मोलर कह रहा हूं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो आयन्स नजदीक आएंगे, तो जब आयन्स नजदीक आएंगे तो उनके बीच में जो इंट्रा आयनिक इंटरेक्शंस है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ज्यादा होंगे, तो उनकी अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी, वो अपोजिट, क्योंकि जब आयन्स, इससे पहले मान लीजिए ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव है, तो ये दूर है काफी, तो इनके अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पे अब ज्यादा आयन्स हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो आयन्स नजदीक आ रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे तो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जाने की टेंडेंसी कम होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टेंस कम होगी। उसके बाद what are the other factors on which it depends? It depends upon the number of ions. Number of ions जितने ज्यादा होंगे मोलर कंडक्टेंस उतनी, नंबर ऑफ आयन्स किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आपको ज्यादा आयन्स मिलेंगे तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। सिंपल है ना, आयन ज्यादा, चार्ज कैरियर ज्यादा, तो ज्यादा होगी। चार्ज ऑफ आयन्स, चार्ज ऑफ आयन्स, जितना आयन्स पे ज्यादा चार्ज होगा मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। मैं पहले लिखूंगा फिर बात करेंगे। साइज ऑफ आयन्स जितना कम होगा मोलर कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। इन 5 फैक्टर्स को अच्छे से देख लीजिए, आपने इनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे यहाँ पे इनको अप्लाई करना है। तो जब यहाँ पे मैंने क्या बोलना है कि मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे, मैंने फिर बोला है कि आउट ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ तो पहले हमें असल में देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो बाहर जो आयन्स होते हैं वो सबके सब डिसोसिएट होते हैं, तो मतलब मैंने सभी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनके बाहर से काउंटर आयन्स होंगे उनको हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही कंसिडर करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये वाला फैक्टर हम यूज नहीं करेंगे, ये असल में देखना होता है स्ट्रॉन्ग है कि वीक। लेकिन जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे तो अगर बाहर से काउंटर आयन्स प्रेजेंट है तो हम उनको कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जितने भी होंगे हम सबको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर बाहर से कोई आयन है ही नहीं फिर स्ट्रॉन्ग छोड़िए, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, फिर वीक नहीं है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये वाला फैक्टर सेम है। फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से मैंने बोला मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, तो अगर इस पे क्वेश्चंस होंगे तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इस पे भी क्वेश्चंस नहीं आते, तो सबकी कंसंट्रेशन से या तो लिखा ही नहीं होता, आपको लिखा होता है 2-3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो कंसंट्रेशन मेंशन करके होता ही नहीं। तो जब कंसंट्रेशन मेंशन करके है ही नहीं तो मतलब सबके सब 1 मोलर है या सबके सब 2 मोलर है, सबकी कंसंट्रेशन सेम है। एंड नॉर्मली जब आप मोलर कंडक्टेंस लेते हो तो दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉर्मली हम 1 मोलर ही लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये वाले 2 फैक्टर्स हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज नहीं करेंगे, इन पे भी डिपेंडेंट है मोलर कंडक्टेंस, लेकिन इन पे क्वेश्चंस नहीं आते। तो फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन इनको इसी ऑर्डर में याद रखें। पहले जहां से आपको आयन्स ज्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ आयन्स जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयन्स जितने ज्यादा मिलेंगे, चार्ज कैरियर्स उतने ज्यादा है तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ आयन्स सेम तब चार्ज आयन्स पे, मतलब एक पे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो जिन पे आयन्स पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। लेकिन अगर चार्ज भी सेम है फिर साइज जितना कम होगा ना,
मोल्टन स्टेट में बस आयनिक साइज देखना है, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन साइज देखना है। तो जैसे हम अक्सर क्वेश्चंस में बोलते हैं लिथियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, तो आयनिक साइज लिथियम का कम है, तो मोल्टन स्टेट में लिथियम की मोबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इसमें सॉल्वेशन ज्यादा होगी ना, दोनों पे चार्ज सेम है, इसका साइज कम होने की वजह से इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव एंड के साथ स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन करेगा, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, तो इसका हाइड्रेशन साइज ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन साइज ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम होगी। तो फिर से, तो जब मेंशन करके नहीं होगा ना तो एक्वस मीडियम लेना होता है, जब मेंशन करके नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, जब मेंशन करके नहीं होगा तो 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, और जब मेंशन करके नहीं होगा ये एक्वस सॉल्यूशन में है कि मोल्टन स्टेट में है तो हम एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे Li पॉजिटिव एंड सीजियम पॉजिटिव में मोल्टन स्टेट में लिथियम की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में सीजियम पॉजिटिव की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो साइज जितना कम होगा आयंस की मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब मोलर कंडक्टेंस ज्यादा। लेकिन इन तीनों फैक्टर्स को याद रखें। लेकिन पहले क्या देखना है, पहले नंबर ऑफ आयंस, अगर वो सेम होंगे फिर चार्ज, अगर चार्ज भी सेम है फिर साइज देखना है। तो अब अगर मैं इसमें एग्जांपल रख दूं जहां पे आप मुझे बोलोगे कि किसकी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा और किसकी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू कम होगा, तो मैं कुछ रख देता हूं। तो देख लीजिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में जो हम फर्स्ट देख रहे हैं कंडक्टेंस मेजरमेंट्स, इसमें आप कंडक्टेंस ऑर्डर दे दीजिए, मोलर कंडक्टेंस ऑर्डर, किसमें ज्यादा किसमें कम। तो फर्स्ट Fe NH36, ठीक, फिर उसके बाद यहां पे Cl3 Fe NH36 Cl2, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है ना। जरा बोलिए किसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ये जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा, ये जरा मुझे बोलिए टोटल में कितने आयंस देगा। पहले क्या देखना, पहले मतलब इलेक्ट्रोलाइट, ये मैंने बोलना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से दोनों है, कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन करके नहीं है तो वो भी सेम है। तो मैंने वो 3 फैक्टर्स चूज करे, नंबर ऑफ आयंस, चार्ज ऑफ आयंस एंड साइज ऑफ आयंस। पहले नंबर ऑफ आयंस, ये जब डिसोसिएट होगा एक तो 3Cl नेगेटिव आयंस देगा और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा ना। मैं बस डिसोसिएट करके दिखाऊं, एक दिखा देता हूं मैं। ये डिसोसिएट होगा Fe NH36 प्लस 3 टाइम्स Cl नेगेटिव, तो इसलिए इस पे 3 पॉजिटिव आएगा। तो कितने आयंस टोटल में दे रहा है, तो टोटल में ये 4 आयंस दे रहा है, 4 आयंस। ये डिसोसिएट होके कितने देगा, ये तो ओनली 3 आयंस ही देगा, तो खत्म बात, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो यहाँ पे 4 आयंस, वहां पे 3 आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे तो इसकी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। समझ आया? जरा एक और एग्जांपल रख देते हैं, यहां पे मैं रख देता हूं Fe NH36 Cl2, यहां पे Fe NH36 SO4, यहां पे Fe NH36 Cl। जब बोलिए इनमें से किसकी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। अब जरा बोलिए, तब तक मैं ये रब ऑफ कर देता हूं, किसकी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। ये जब डिसोसिएट होगा, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये कितने आयंस देगा, एक तो इसके 2 मिलेंगे और इसका 1 मिलेगा, इट विल गिव अस 3 आयंस, टोटल में 3 आयंस, क्लोरीन के 2 और कोऑर्डिनेशन एंटिटी का 1। ये जब एक्वस सॉल्यूशन में हम करेंगे तो SO4 2 नेगेटिव अलग होगा और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे अलग, लेकिन SO4 पे कितना आएगा, 2 नेगेटिव और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे 2 पॉजिटिव, लेकिन नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे आपको, 2 आयंस मिलेंगे, मैं तो फिलहाल आयंस कह रहा हूं। और ये भी जब डिसोसिएट होगा, Cl पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो मतलब जब ये डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी हमें 2 ही आयंस देगा। तो
पहले किस हिसाब से देखना होता है? नंबर ऑफ आयंस के चार्ज के हिसाब से। पहले तो नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से देखना है। तो ये कितने आयंस देगा? 3, ये देगा 2, ये 2, तो ये तो दोनों दो आयंस दे रहे हैं, ये तो 3 आयंस दे रहा है। तो इसलिए जो जहां से आपको ज्यादा आयंस मिलेंगे इसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो इसकी तो हाईएस्ट होगी, तीनों में से इसकी हाईएस्ट होगी। अब इन दोनों में से किसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी? ये भी हमें 2 ही आयंस दे रहा है, ये भी 2 ही आयंस दे रहा है। तो अगर नंबर ऑफ आयंस सेम है फिर वो नेक्स्ट फैक्टर पे जाइए, चार्ज। यहां से जो आपको 2 आयंस मिल रहे हैं, इस पे 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इस पे 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मतलब इनके आयंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और इनके आयंस पे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम है। मतलब जब ये एक आयन जाएगा ना किसी इलेक्ट्रोड पे तो एक ही 2 चार्ज लेके जा रहा है, यहाँ पे एक आयन जब जा रहा है तो एक ही चार्ज लेके जा रहा है। तो जिन आयंस पे चार्ज ज्यादा होगा तो उनकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो मतलब किसकी? पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे नंबर पे फिर ये। तो यहाँ पे इसकी कंडक्टेंस इसलिए ज्यादा है उससे बिकॉज यहाँ से जो आयंस आपको मिल रहे हैं उन पे चार्ज ज्यादा है। समझ आया? चलो मैं लास्ट एग्जांपल रख देता हूं, थर्ड एग्जांपल रख देता हूं मैं। LiAlH4 और यहाँ पे NaAlH4। ठीक है, फिलहाल मैं सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फिर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे, वो बाद में। जब बोलिए किसकी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी? ये जब डिसोसिएट होगा ये भी 2 आयंस देगा, ये जब डिसोसिएट होगा ये भी 2 आयंस ही देगा, नंबर ऑफ आयंस सेम। इस पे लिथियम पे पॉजिटिव नेगेटिव 1 नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज भी सेम है। अब ये वाला जो एनाइन और एनाइन है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव है और यहाँ पे Na पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मीडियम मेंशन करके नहीं है, तो मतलब एक्वस मीडियम है। तो अगर एक्वस मीडियम है, लिथियम का साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो इसकी सॉल्वेशन ज्यादा होगी। तो सॉल्वेशन ज्यादा होने की वजह से इसका जो ओवरऑल साइज है, हाइड्रेशन साइज है, वो ज्यादा है। तो हाइड्रेशन साइज ज्यादा होने की वजह से इसकी मोबिलिटी कम होगी एक्वस सॉल्यूशन में। तो मोबिलिटी कम होगी, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो आउट ऑफ द 2 इसकी मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा। क्यों? साइज कम तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा। कुछ बच्चों को लगेगा लिथियम का तो साइज, हाँ आयनिक साइज कम है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन साइज ज्यादा होने की वजह से इसकी मोलर कंडक्टेंस कम होगी। ये समझ कुछ आया? क्या पढ़ा हमने? तो मतलब इस मोलर कंडक्टेंस के मेजरमेंट से हमें आइडिया आएगा कि किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। ये तो क्या ऑर्डर्स। अब इनसे कैसे हमें पता चलेगा कि किसका क्या ऑर्डर आएगा? इससे हमें पता चलेगा कि हमने कितने आयंस रखे हैं। अगर कभी कंपेयर करना होगा कि किस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 3Cl है, किस में 2Cl है, किस में 1, तो जिसमें ज्यादा कंडक्टेंस होगी तो उसके बाहर से जो काउंटर आयंस हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ें। आज मुझे लगता है इतना ही पढ़ेंगे। इसमें अभी 2 मेथड्स और है। एक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड थर्ड है फिर क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसी क्लास में फिर हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आती है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस पे आती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम वर्नर थ्योरी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू।